नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात होगी G20 शिखर सम्मेलन की। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों का भारत आना शुरू हो गया है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। वैसे तो बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं है, लेकिन संभवतः जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियां, रूस यूक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दे चर्चा का विषय रहेंगे। आज इस पर चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में होने वाले इस बैठक से क्या हासिल होगा और साल 2008 से लेकर साल 2022 तक G20 की अब तक की 17 बैठकों का जो बैठक रही उसमें क्या कुछ हासिल हुआ, क्या रहा, इस दौरान समूह के क्या प्रमुख एजेंडे रहे, क्या एजेंडों को पूरा करने की दिशा में अभी तक कदम उठाए गए और क्या उनका परिणाम रहा। इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखें। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। इसलिए भारत ने इसकी पूरी तैयारी की है ताकि इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जा सके। भारत इस बार G20 की मेजबानी और अध्यक्षता कर रहा है। दरअसल हर साल किसी एक देश को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। 2023 में इसकी कमान भारत के हाथ में है, यानी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 की अध्यक्षता करने वाला देश इस सम्मेलन का एजेंडा तय करता है। वही देश इसका थीम, एजेंडा और लोगो तय करता है। अलग अलग मुद्दों पर, सेक्टर्स पर बैठकें करता है। G20 UN की तरह कोई औपचारिक गुट नहीं है, इसलिए इसका कोई मुख्यालय नहीं है। साथ ही इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों को मानने की बाध्यता भी नहीं होती। ये G20 देशों पर निर्भर करता है कि उन फैसलों को उसे लागू करना है या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जब दुनिया में पहले से ही UN, ब्रिक्स, आसियान, G7 जैसे कई सारे समूह हैं, तो फिर G20 की जरूरत क्यों पड़ी? विशेषज्ञ बताते हैं कि इनमें संगठनों में कुछ न कुछ खामियां हैं। जैसे UN को लेकर कहा जाता है कि यहाँ अमेरिका समेत कुछ पश्चिम देशों के वर्चस्व हैं, तो G7 में केवल बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, तो ब्रिक्स में केवल विकासशील देश हैं। इसमें विकसित देश शामिल नहीं हैं। इसलिए ये संगठन हर पैमाने पर खरे नहीं उतरते। लेकिन G20 वो संगठन है जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। G20 में 7 विकसित और 12 विकासशील देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। आइए आपको बताते हैं G20 के सदस्य देशों के बारे में। इन समूह का नाम G20 है, तो जाहिर है इसमें 20 देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, भारत, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करती है। चूँकि दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वही दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। G20 अर्थव्यवस्था के आधार पर दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। एरिया के आधार पर देखें तो दुनिया के 8 बड़े देश इसमें शामिल हैं और G20 देशों का कुल एरिया 60% दुनिया को कवर करता है, यानी जहां ज्यादा आबादी वहां बड़ा बाजार और मुनाफा ज्यादा। दुनिया में होने वाला 75% कारोबार G20 देशों के बीच ही होता है। आबादी के आधार पर
दुनिया के 4 ऐसे देश G20 में शामिल हैं जहां आबादी सबसे ज्यादा है। दुनिया की 65% आबादी G20 का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर इकाई यूएनएससी में वीटो का अधिकार रखने वाले 5 देश अमेरिका, यूके, चीन, रूस और फ्रांस G20 का हिस्सा हैं। ये आंकड़े जी समूह की ताकत बताने के लिए काफी हैं। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। G20 में ऐसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन G20 का जन्म आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ था। इस बार जो भारत ने मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है वह भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाने का है। दरअसल दुनिया में कई देश डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल जैसे आर्थिक संकट पर फंसे हैं। दुनिया में विश्व बैंक और IMF से भी बड़ा अब चीन बन गया है, जो सबसे ज्यादा कर्ज बांटता है। IMF के अनुसार अफ्रीका के 40 देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें से 20 देशों को चीन ने कर्ज दिया है। भारत की कोशिश है कि कर्ज में फंसे देशों को मदद देकर चीन के चंगुल से उसे निकाला जाए। भारत चूंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत को इस बैठक से कई बड़ी उम्मीदें हैं। पहला, G20 की बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है। इसके चलते कई देश गुटों में बंट रहे हैं, जिसका नुकसान कई देशों को उठाना पड़ रहा है। भारत की कोशिश इस खाई को पाटने की है। दूसरा, G20 बैठक से अलग कई देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होती है। जैसे अमेरिका और भारत की आमने सामने बैठक होगी, जिसमें वो अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। तीसरा, G20 की अध्यक्षता कर रहे देश को G20 के अलावा कुछ अन्य देशों के आमंत्रण देने का भी अधिकार होता है। जैसे भारत ने इस बार इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और UAE को आमंत्रित किया है। भारत को इनसे रिश्ते मजबूत करने का भी मौका मिलेगा। चौथा, G20 का विस्तार भी एजेंडे में शामिल है। बैठक में अफ्रीका के कई और देशों को G20 में शामिल करने की कवायद होगी। अगर इन देशों को शामिल कर लिया जाता है तो G20 और ज्यादा मजबूत बनेगा। साथ ही इन देशों के साथ भारत के संबंध भी मजबूत होंगे। पांचवा, G20 के जरिए भारत विश्व की राजनीति में पैठ बनाएगा। भारत इस बैठक के जरिए विश्व राजनीति की दिशा तय करने का प्रयास करेगा। इसके जरिए वह ग्लोबल साउथ का पावर बन सकता है, जो चीन भी बनने की कोशिश में है। ऐसे में G20 की बैठक के जरिए भारत चीन पर बढ़त बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो G20 सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 और 10 सितंबर को होगी G20 की बैठक और ऐसे में मेहमानों के लिए, उनके स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। और ऐसे में आपको बता दें कि मेहमानों का दिल्ली आना भी अब शुरू हो चुका है। कुछ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, उनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि G20 बैठक के मायने क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है, और तब और ज्यादा महत्वपूर्णता बढ़ जाती है जब खुद इसकी मेजबानी भारत करता है। समझने की कोशिश करेंगे, इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ JP मैथानी जी हैं, पर्यावरणविद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व राजनयिक है। मंजू जी, आपका स्वागत है। और किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। किरोड़ी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मंजू सेठ जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी करने का मौका भारत को मिला है। अब ऐसे में ये क्षण, ये पल, ये वक्त कितना गौरवान्वित महसूस करने वाला है, कितना गर्व महसूस करने वाला है जब इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, गर्व की बात है हमारे लिए। और जैसे पूरा अगर हम देखेंगे, पूरे जो 1 साल से हम लोग इसकी मेजबानी कर रहे हैं, जो पूरे कंट्री को इन्वॉल्व किया है हमने, और सारे वर्ल्ड पूरे हर एक अलग अलग जगह और पूरे वर्ल्ड से जो डेलीगेट्स आए हैं फ्रॉम द 29 कंट्रीज वहाँ पे आए हैं। और उन्होंने देखा है इंडिया को अपनी आंखों से कि कहाँ हम हैं, क्या विविधता है हमारी, और इतनी डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स क्विजीन्स है। और एक मौका मिला हमें दिखाने के लिए वर्ल्ड को भी हम लोग कहाँ हैं, और एक वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ भी हमने इसमें प्रोजेक्ट किया है अपने आप को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया
कि उनका भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं थी। एटलीस्ट इंडिया उनकी पॉइंट ऑफ व्यू इस G20 समिट में, शिखर समिट में अपने रखेंगे और उन्होंने अपने पॉइंट्स अपने सब दिए हैं, मुद्दे दिए हैं। और ये क्योंकि G20 जो है वो एक सब बिगेस्ट इकोनॉमीज है, 75% ऑफ द इकोनॉमिक हेफ्ट है, GDP है वर्ल्ड अफेयर्स में। तो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन चीजों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, जो कंसर्न है सारे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल अफेयर्स के लिए, ग्लोबल जो एजेंडा है उसको हमने शेप करने की कोशिश की है इसके थ्रू। और ये हम देख रहे हैं हर एक, पहले तो ओरिजिनली तो इकोनॉमिक फोरम था, लेकिन अब जो और सारे आइटम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, एक ये सब लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। और एक ये बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने इतने बढ़िया तरीके से सारे जो मोर देन 200 मीटिंग्स जो अभी तक हो चुकी हैं इतने स्मूथली और अच्छे से सारी हो गई हैं, और उनके जो आउटकम हैं हर एक में वो समिट में डाले जाएंगे, दिए जाएंगे, उन पे गौर किया जाएगा और उन पे एक आउटकम डॉक्यूमेंट जो निकलेगा या जॉइंट स्टेटमेंट जो भी है वो तो दैट रिमेंस की लीडर्स क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कि फोकस आ गया है कि इन मुद्दे, ये सारे मुद्दे जो हैं इकोनॉमिक तो है ही, लेकिन साथ में क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, वुमेन लेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट, सारे जो मुद्दे इसमें लाए गए हैं ये सबके कंसर्न के हैं, ग्लोबल कंसर्न के हैं। और इंडिया इस पे ग्लोबल एक अप्रोच और ग्लोबल सोल्यूशन की तरफ इस G20 में उनको लाएगा आगे, और उम्मीद है कि इनको अच्छे से एक सोल्यूशन सब कंट्रीज डिलिब्रेट करेंगे और एक सोल्यूशन निकालेंगे जो इम्प्लीमेंटेबल होगा। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं कि हर नेशन करे, लेकिन एटलीस्ट एक रोड मैप बनेगा फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, एक रोड मैप बनेगा भविष्य के लिए, और वो रोड मैप कैसा होगा ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रोफेसर किरोड़ी सिंह, जिस सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तमाम जो देश है वो इसमें शामिल होंगे, ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है, लेकिन भारत को कितनी उम्मीदें इससे है, क्योंकि भारत खुद इसकी मेजबानी कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, भारत का मोटिव, भारत का उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, आपने जैसा प्रारंभ में कहा कि भारत को G20 के अध्यक्षता का अवसर मिला है और ये भारत की संस्कृति का पार्ट है कि अच्छी तरह मेजबानी करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है विश्व के लिए इसका क्या महत्व है, विभिन्न गरीब और अमीर देशों के लिए, और भारत के लिए क्या महत्व है। जी जी। इस आधार पे हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर दो तरह के बहुपक्षीय संगठन हैं। एक तो शीत युद्धकालीन संगठन है, जैसे G7 है, G77 है और नेटो है। तो उन संगठनों के साथ अपने जो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, तो उनकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन दूसरे कुछ संगठन हैं, जैसे SCO है, ब्रिक्स है, G20 है, ये 21वीं सदी के संगठन हैं। अब G20 है वो एक ज्यादा समावेशी संगठन है। समावेशी इस सेंस में है कि जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स में दक्षिण के देश विकासशील देश सदस्य हैं, विकसित देश सदस्य नहीं हैं। इसी तरह SCO है, उसमें भी विकसित देश सदस्य नहीं हैं। तो G20 एक विश्व का एकमात्र ऐसा मंच है जहां विकसित विकासशील देश सब आते हैं। इस रूप में ये ज्यादा प्रतिनिधित्व परक है। और इसमें एक यह है कि ये राजनीतिक मुद्दे आने से हो सकता है संगठन में विवाद हो, ध्रुवीकरण हो, तो उन मुद्दों को इसके मैंडेट से बाहर रखा गया है। तो G20 का मुख्य जो विषय है वो है विकास कैसे हो, तकनीकी विकास कैसे हो, वित्तीय स्थिरता कैसे हो, क्योंकि जिस परिस्थिति में इसका उदय हुआ वो वित्तीय और आर्थिक संकट की स्थिति थी। तो उन्हीं मुद्दों पे फोकस करेगा। तो भारत ने इसकी तैयारी में विभिन्न मीटिंगें की, सैकड़ों मीटिंगें की, अलग अलग सेक्शंस की, अलग अलग सेक्टर्स की, इकोनॉमी के और तकनीकी और अलग सेक्टर्स, महिला, यूथ, और उसके लिए एक पूरी प्रिपरेशन की कि किस तरह से हम इसमें डिस्कशन करें और दुनिया को सामने जो संकट आ रहे हैं उससे कैसे उबारें और भविष्य की दिशा क्या दें। तो मुख्य रूप से इसमें ये होगा
कि एक समावेशी विकास कैसे हो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में, जो कि एक सार्वभौमिक गोल तय किए हुए हैं एसडीजी के नाम से, उस आधार पे विकास भारत का कैसे हो, इसके साथ साथ तकनीकी सहयोग कैसे हो। तो भारत का ये प्रयास है कि तकनीकी और तथ्यों से निर्देशित विकास की दिशा तय हो, उसके लिए भारत निश्चित रूप से प्रयास करेगा। और भारत को मुझे लगता है इसमें कुछ सीमा तक सफलता मिलेगी, पूर्ण सफलता तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, दूसरे जैसे चीन है, रशिया है, उनकी एक अलग पोजीशन है, और भारत ऐसा है कि एक संतुलन बना के चल सकता है। विकसित देश और विकास देश दोनों में अंतर होता है। सही बात आप कह रहे हैं सर। काम कर सकता है भारत। बिल्कुल सही बात है कि विकसित और विकासशील देशों में अंतर होता है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में अगर हम भारत को देखें या समझे तो कितना संतुलन बनाकर भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें इसको अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन अश्विनी राणा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए आज हम G20 पे बात कर रहे हैं और दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है। ऐसे में दुनिया के व्यापार में तकरीबन 75% हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। बड़ा सवाल यह है कि हम जब भारत की तरफ देखते हैं तो आर्थिक तौर पर कितनी मजबूती भारत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। भारत ने अपने आप को मजबूत किया है, चाहे हर क्षेत्र की हम बात करें और उसमें आर्थिक क्षेत्र को भी हम मिला दें। लेकिन ऐसे में अब जब G20 की बात होती है तो आर्थिक क्षेत्र के मद्देनजर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, तब जब इस बैठक में तकरीबन दुनिया की जीडीपी के 85% हिस्सेदारी हो। देखिए कि जिस प्रकार से आपने बात की, पूर्व वक्ताओं ने भी बात की, हाँ। कि इस संगठन का जो उद्गम हुआ वो हाँ। बेसिकली आर्थिक पक्ष को लेके हुआ कि बिल्कुल। विश्व में मंदी रही, उसके बाद से विकसित और विकासशील देशों ने मिलकर किस प्रकार से उस से आगे जा सकते हैं, उसका किस प्रकार निदान हो सकता है, उसके ऊपर हुई। अब ये जो देश है ये बहुत बड़े उस जीडीपी एरिया को कवर करते हैं, ग्लोबल ट्रेड को भी कवर करते हैं, जनसंख्या को भी कवर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात वहां पर की है इंडोनेशिया में भी, और उनका जो कहना है कि हम सिर्फ जीडीपी आर्थिक की बात मत करें, मानवता की बात भी करें, तो वो एक बहुत बड़ा एंगल इस मीटिंग से होकर आने वाला है। और उसी नाते से भारत ने जो लोगों को बुलाया है, दूसरे देशों को भी, उसमें विकासशील देश भी हैं, विकसित भी हैं, और जो अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो कि आज कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो भारत की जो सोच रही है कि वो अपना विकास दूसरों की कास्ट पर नहीं करना चाहता, वो चाइना की तरह नहीं करना चाहता कि सब कुछ हम हड़प लें। तो भारत का जो सोच है वो वसुधैव कुटुंब के नाते उसका है कि हम भी बढ़े और बाकी जो देश है वो भी बढ़े, क्योंकि सब मिलके बढ़ेंगे तो उसका जो एक रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा आएगा। लेकिन जो एक पावर एक तरफ ज्यादा और एक तरफ बिल्कुल अति गरीबी या बिल्कुल पिछड़े देश रह जाएंगे, तो वो कोई किसी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भी जो एक नारा भी दिया कि वन अर्थ और इस प्रकार से वन फ्यूचर के, वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उस पर्सपेक्टिव में जो है ये मीटिंग एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। और उसी नाते देखिए कि किसी देश में इतनी मीटिंगें नहीं हुई जितनी मीटिंगें भारत ने की हैं, अलग अलग एरिया के युवाओं को, ट्रेड यूनियंस को और सब तरह के पक्षों को उसके अंदर बुलाकर उनसे चर्चा की है कि किस प्रकार से हमारा सामूहिक जो विकास है वो हो सकता है, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का, ताकि विश्व का कल्याण हो। ये एक भारत की परंपरा रही है। तो उस नाते से ये जो है सिर्फ जीडीपी की बात ना करके अभी इसमें जो और आयाम जो है, देखिए आज पर्यावरण एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम देखें कि अभी हमारे देश में भी, बाकी चाइना में भी क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कि जो इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के कारण जो समस्या आ रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर वो क्लाइमेट ही ठीक नहीं होगा तो विकास को क्या करेंगे। एक तरफ अलर्ट हो रहा है और हम विकास की बात करेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए
वो पर्यावरण का जो बैलेंस है वो भी जरूरी है, बिल्कुल। ग्रीन एनर्जी जो है उसकी भी जरूरत है। उसके साथ साथ अगर विकास होता है तो वो एक्चुअल जो है प्रगति होगी। ठीक है, ठीक लेकिन है। अगर सिर्फ हम प्रगति क्यों करेंगे हाँ। और बाकी तरफ हम पिछड़ते जाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो मुझे लगता बिल्कुल है सही कि ये बात आपने कही बैठक सर। उस अगर नाते से स्वास्थ्य ही बहुत ठीक सफल नहीं है, अगर क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतें देश में हैं और लोग स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो ऐसे में विकास के कोई मायने नहीं रहते। मैथानी साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए आप पर्यावरणविद है, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये G20 बैठक से कितनी उम्मीदें आप लोगों को है या इस देशवासियों को है, क्योंकि भारत में क्लाइमेट चेंज का किस तरह का असर देखने के लिए मिलता है, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दिल्ली NCR में ही रहने लायक वातावरण नहीं रहता। तो ऐसे में ये दिक्कतें जो हैं वो जाहिर तौर पे लोगों के जीवन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, G20 जो बैठक है ये कितनी मायने रखती है पर्यावरण के मद्देनजर? नमस्कार। मेरे से जो पूर्व वक्ता है वो काफी सीनियर लोग हैं और मैं तो पहाड़ के कोने का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, उत्तराखंड के चमोली का। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वर्ष का G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कहा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, क्योंकि हम ये देखें कि संपूर्ण विश्व में जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी, जब भी विकासात्मक कार्य होंगे, तो उसके दुष्परिणाम तो भुगतने ही पड़ता है। वो इकोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, फ्लोरा फोना हो, उनको, और ये सब का प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय प्रदेशों में जो इस समय भीषण आपदा, ये डिजास्टर, नदियां उफान पे हैं, कई लोगों, इससे निश्चित रूप से उस प्रदेश के रिसोर्सेज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण संबंधी विकास के लिए 28 जुलाई 2023 को चेन्नई में इन जो G20 सदस्य देश हैं उनके सभी सदस्य जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक चेन्नई में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ग्लोबली हम देखें तो जो हमारे पहले G20 से पहले जैसे हमारे हर जगह जो कॉप में भी डिस्कशन होता था, तो उसमें भी यही था कि UNEP, UNFCCC और COP28 में भी 3 जो महत्वपूर्ण एजेंडे थे उसको अडॉप्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में इस पर डिस्कशन किया जाएगा। उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक पक्ष था, वो था लैंड एंड बायोडायवर्सिटी। दूसरा पक्ष था ब्लू इकोनॉमी जो समुद्र से या पर्वतीय क्षेत्रों में जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं उनसे क्या किसी तरह की इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं। तीसरा था वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो जब G20 में इस तरह से 3 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करके उसका एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में अब डिस्कस किया जाएगा। आप जैसे आपने बताया कि 7 विकसित राष्ट्र हैं, 12 विकासशील राष्ट्र हैं और तीसरा हो गया यूरोपियन यूनियन। तो ये पहला एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के गरीब देशों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और एक टीम में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमको ये लगता है कि आज जो ये बैठक अगली होने वाली है, इसमें ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट GDP की हम हमेशा बात करते हैं। बिल्कुल GDP की हमेशा बात होती है सर, पर्यावरण की भी होगी, लेकिन ठीक है, मैं लौटती हूँ, मैं आती हूँ सर, फिर आपको मौका दूंगी। मंजू जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, क्योंकि इस बैठक में कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, इसके क्या मायने आप समझते हैं? तो सॉरी, वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि सारे जो G7 के कंट्रीज हैं और जो विकसित देश हैं उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर डालेंगे यूक्रेन वॉर को लेके। तो वो तो बिल्कुल भी उस प्रेशर को फेस नहीं करना चाहेंगे। और प्लस वो एक जो अरेस्ट वारंट है उनके साथ ICC का इशूड है, तो उसके ऊपर भी इंडिया पर प्रभाव पड़ेगा और सारा जो इसका जो एजेंडा है वो फिर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स प्रेसिडेंट पुतिन।
तो इसलिए वो इन अ वे अच्छा है कि नहीं आए हैं इसमें, क्योंकि उससे सारा इसका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता। और उनको भी लगता है कि उनके अपना जो यूक्रेन वॉर में जो वो अपना एक्शन लेना चाहते हैं वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए, ना कि G20। और उन्होंने अपना इनको मैंडेट दे के भेजा है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं लैवरोव, लेकिन साथ में जो यहाँ आके प्रेशर उन पे जो पड़ता, आई थिंक वो उसको नहीं फेस करना चाहते थे, तो इसलिए वो नहीं आए हैं प्रेसिडेंट पुतिन। और इंडिया पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको लग रहा है कि ये थोड़ा इंडिया के साथ जो उनकी टाइज खटास में है, तो वो उसके कारण नहीं आना चाहेंगे। उनको जो तवज्जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंस है। और ये इसमें अगेन जो चीन और यूएस के साथ भी थोड़ा सा वो चाहते हैं, यूएस तो चाहता है कि ये साथ में कोई उनके साथ सुलह हो जाए और उनके रिलेशनशिप वापस आ जाए। लेकिन चीन को मुझे लगता है वो यहाँ नहीं आना चाहते, क्योंकि एक मैसेजिंग भी करना चाहते हैं इंडिया को कि ये आपका इनिशिएटिव है, हमारा इसमें कोई लीडिंग रोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। तो लेकिन अगेन उनके जो और उसमें थोड़ा वो कर भी सकते हैं, कोई अपना जो नेगेटिव चीजें वो करना चाहते हैं, मैसेजिंग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अभी भी। लेकिन उनको मुझे लग रहा है कि नॉट मेजर थिंग कि वो नहीं आए, क्योंकि बहुत समिट्स में सब लीडर्स नहीं आते। सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले मंजू जी कर रही थी, उनका साफ तौर पे एक कहना था कि देखिए जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये भारत के लिए ठीक है, इसमें कोई इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। और इसी बात को एस जयशंकर ने भी कहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये भारत के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता, और G20 समिट में जो देश शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी मायने नहीं रखता। देखिए, जैसा कि मैथानी साहब और राणा साहब ने कहा कि इस सम्मेलन में पश्चिम के ज्ञान और भारत की बौद्धिकता का समन्वय होगा, इंडियन विजडम और वेस्टर्न नॉलेज में पश्चिमी देश या विकसित देश बहुत एडवांस हैं, लेकिन उनके पास विजडम नहीं है विश्व का, तो उस लेवल का जो कि भारत में है। तो भारत के विजडम और नॉलेज का समन्वय एक तरह का इसमें होगा, और एक निश्चित रोड मैप, एक दिशा तय करेंगे विश्व के लिए, जिससे समृद्ध और शांतिपूर्ण विश्व रह सके। लेकिन मंजू जी ने कूटनीतिक जटिलताओं की बात की, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रभाव ये पड़ रहा है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जब होगा तो उसमें कुछ विवाद हो सकता है। विवाद इस रूप में हो सकता है कि यूक्रेन को लेके अगर रशिया को क्रिटिसाइज किया जाएगा या रेफरेंस देंगे, तो चीन और रूस के प्रतिनिधि हैं उसके लिए सहमत नहीं होंगे। तो एक सर्वसम्मति से कोई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पास करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहां तक विकास का सवाल है, क्योंकि यूक्रेन को लेके विवाद हो सकता है, लेकिन विकास को लेके विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए हर देश का अपना राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। कोई भी देश अपने जो हार्ड नेशनल इंटरेस्ट है उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। लेकिन ब्रिक्स के जो डिक्लेरेशन हुई, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज किया है, कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन, कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन। तो देखिए कंपटीशन रहेगा, चीन और भारत में भी कंपटीशन रहेगा, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए। विकसित देश और विकासशील देशों में भी कंपटीशन रहेगा, विकसित देशों में भी रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी विकल्प है, कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन हो सकता है। तो विकास की जहां तक बात है उसमें सर्वसम्मति बन सकती है विकास के मुद्दों को लेके, क्योंकि ये महीना, सितंबर का महीना, बहुत ही हेक्टिक डिप्लोमेटिक गतिविधियों का है। अभी आसियान में हो रहा, आसियान सम्मेलन हो रहा है, फार ईस्ट का हो रहा है, उसके बाद अभी ये यहाँ हो रहा है, क्लाइमेट समिट अफ्रीका में अभी हो रही है, और इसके अलावा यूएन के सदारत में भी वहां पे न्यूयॉर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके वहां बातचीत होनी है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के साथ साथ जो
रीजनल संगठन है या जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर के संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संघ सब मिलके विश्व को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो यहाँ आएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सर्वसम्मति से कोई दिशा होगी। यूक्रेन को लेके मुझे लग रहा है कि कोई सर्वसम्मति नहीं बनेगी, लेकिन जो विकास से संबंधित मुद्दे हैं, जो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा या क्लाइमेट से संबंधित चीजें हैं, जो पूरी दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, विकासशील और विकसित देश में समान रूप से चुनौतियां हैं, उनके लिए सहमति बनेगी। फिर एक जो महत्वपूर्ण होगा, जो बहुत गरीब देश हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको समृद्धि के रास्ते कैसे लाया जाए, इस पे भी मुझे लगता है सहमति बन जाएगी। इस पे रशिया और चीन भी विरोध नहीं करेंगे, वहां के प्रतिनिधि। और ये मैंने पहले भी बताया है कि G20 के मैंडेट से पॉलिटिकल इश्यूज को, कंट्रोवर्शियल इश्यूज को इसीलिए बाहर रखा गया है, नहीं तो ये राजनीति का एक अखाड़ा बन जाएगा और विकास की दिशा से भटक जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है और विश्व के विकास को दिशा दे सकता है। बाकी संगठन है वो या तो बिल्कुल यही वजह है सर, ये बाकी संगठनों से थोड़ा अलग है, जिस बात को आपने पहले भी समझाने की कोशिश की। लेकिन नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि साल 2008 से लेकर साल 2022 तक G20 की अब तक की 17 बैठकों से हासिल क्या हुआ? देखिए, हमें क्या मिला, हमारे पास क्या आया, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक 17-18 बैठकें हो चुकी है, क्या हासिल हुआ भारत को उससे? बात पे जो अभी करोड़ी कह रहे, प्रोफेसर करोड़ी कह रहे थे, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। लेकिन एक चीज जानिए, 17-18 मीटिंग हुई है इतने लेवल पर, उससे हम जान रहे हैं कि पूरा अप्रोप्रिएट जो हमको पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए था वो नहीं मिला, उसका परसेंटेज भी बहुत कम है। लेकिन इससे निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो है, जब हम विकास की बात करेंगे और जब G20 ऐसे बड़े सम्मेलन में, तो जहां पर जो सारे देश, पूरा दुनिया जो है, जहां आर्थिक कंगाली झेल रही है, ग्लोबलाइज पूरी वार्मिंग झेल रही है, एनवायरमेंटल वगैरह, उस ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत आशा अगर जिंदा है तो इन सम्मेलनों से ही होती है। ये सम्मेलन जो है वार्ता के दौर खोलते हैं और ये होना चाहिए। अब ये देखना है कि इशू इनमें कौन सा मेजर आता है। जैसे अभी बताया कि रूस और बड़े बड़े कंट्री जो है गरीब देशों के पक्ष में खड़े होंगे। यूक्रेन के मुद्दे पर सारे लोग अलग हो सकते, क्योंकि अलग अलग विभिन्न दलों के विभिन्न वैचारिक मतों के लोग यहाँ पर सम्मेलन में इकट्ठा हो रहे हैं। अभी ये देखना है कि कितने और लोग बायकाट कर रहे हैं और बायकाट करने के पीछे कारण क्या है। क्या उनके अपने देश मुद्दे हैं या इंडिया की थोड़ा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि अभी सर ने जैसे बताया ना कि राजनीतिक से इसको अलग करके हमको देखना पड़ेगा। हम क्या, सारी दुनिया चाहती है उसका देश तरक्की करे, हम भी चाहते हैं कि मेरा देश तरक्की करे, पॉलिटिकल इश्यूज इनमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ऐसे मुद्दे और जरूर आए, इस समिट से ऐसा रिजल्ट निकले कि कुछ पॉजिटिव और हो। 10% 15% पर नहीं चलता है, 50% प्लस हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। नहीं, ठीक है। उनका ये कहना था कि कुछ न जो संगठन तमाम बने हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रही हैं, लेकिन G20 जो समिट है वो अभी तक जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा है और बहुत पारदर्शी तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे है अश्विनी जी कि देखिए, इस दौरान समूह के प्रमुख एजेंडे जो रहे उस पर हमने आज बातचीत की, लेकिन क्या कुछ आगे रखेगा? एजेंडा अभी तक तय नहीं है। अभी तक कयास ही लगाई जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पे भी बात हो सकती है, यूक्रेन युद्ध पे भी बात हो सकती है, बात गरीबी पे भी हो सकती है, बात आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी हो सकती है, लेकिन बात किस पर होगी अभी तक ऐसे में कुछ भी तय नहीं है। जो अभी तक 17 बैठकें रही, क्या लगता है कि उनको पूरा करने के लिए उस स्तर पर कदम उठाए गए जो अभी तक सहमति बनी G20 में? देखिए, अभी तक जो बैठकें रही या अभी तक G20 का जो फोकस था वो आर्थिक पक्ष था, मैंने पहले भी कहा। हाँ। अभी हम आर्थिक के साथ साथ दूसरे जो आयाम है उनको भी जोड़ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि जब हम आर्थिक के साथ साथ बाकी चीजों, हम मतलब भारत की सोच है कि जो विकास हो समावेशी विकास हो। सिर्फ विकास करके हम बाकी अनर्थ करते जाए, अपना एनवायरनमेंट को खराब करते जाए, कुछ देशों को पीछे छोड़ते जाए,
तो वो ठीक नहीं है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो उस ढंग से हम जो सोच रहे हैं या इसमें से जो निकलेगा वो अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा वो इशू है क्रिप्टो करेंसी, और बहुत सारे देश उस पे हो सकता है कि कुछ सहमति बना सकें ताकि उसके ऊपर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, या जो ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं या जो पिछड़े कंट्री हैं जिनके ऊपर की चाइना ने एक दबाव बनाया हुआ है कि उनको जो जिस प्रकार से लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है और उसके ऊपर अपना वो करता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। तो इसलिए ये सारे मुद्दे जो है जो चर्चा में आएंगे, कारण क्या है कि ये विशेष चर्चा में लाए जा रहे हैं वो सिर्फ भारत की सोच के कारण है। अभी तक इस फोरम के ऊपर इतने सारे विषयों के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। समझा रहे हैं, हमारे तमाम पैनलिस्टों ने भी बताया कि देखिए तमाम और मुद्दे भी है जिनको तरजीह देनी चाहिए बजाय आर्थिक विकास के, ठीक है। लेकिन सर इससे पहले जब आपने कहा कि देखिए सिर्फ आर्थिक विकास पे ही बात होती थी, बात इस पर ही होती थी कि कैसे अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत किया जाए, तमाम और देशों को मजबूती मिले, लेकिन क्या उस 17-18 बैठकों में हम इतना सब कुछ ले पाए हैं जिससे कि हम आर्थिक तौर पे अपने आप को मजबूत कर पाए? मेरा यही सवाल था सर। नहीं, ऐसा है कि भारत जो है वो सिर्फ G20 देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। भारत की सोच है कि जो बाकी पूरे विश्व के देश हैं, हम अपना विकास चाहते हैं लेकिन बाकी लोगों को साथ मिलकर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे देश नहीं है कि जो खुद तो विकसित होना चाहते हैं लेकिन दूसरों की कॉज पर दूसरों को नीचे रखकर, जिस प्रकार से चाइना ने पूरे विश्व में कर रखा है, लोगों को कंगाल बनाया हुआ है पैसा दे देकर, उस प्रकार की सोच भारत का नहीं है। तो भारत चाहता है कि हम भी विकसित हो, हमारे साथ बाकी देश जो है वो भी विकसित हो, और जो ऑलरेडी विकसित देश है उनके साथ दूसरे तरह से वो काम करना चाहता है कि आप आइए हमारे यहाँ पर व्यापार कीजिए, और जो कमजोर देश है उनको सपोर्ट कर रहा है। और उसमें हमने देखा है कोविड के बाद से जब भी कोई समस्या कहीं पर भी आई है विश्व में, तो भारत ने आगे बढ़कर उन देशों की प्रकार से सहायता की है। तो इसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी भारत सहायता करना चाहता है ताकि उन देशों को उस चंगुल से निकाला जा सके। कारण क्या है कि जब सबका विकास होगा तो उसमें निश्चित रूप से भारत का भी विकास होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हम भारत का विकास की बात करें और ग्लोबली आज वो नहीं है, तो आज इंटर चेंजिंग जो सिस्टम है। बात का जिक्र भी करोड़ी जी ने भी किया था कि देखिए सबसे पहला इंसान या एक कंट्री या एक राज्य अपना भला चाहता है। बात G20 सम्मेलन की हो रही है और बात हो रही है कि आखिर इस G20 सम्मेलन में क्या कुछ खास रहने वाला है। मिठानी साहब देखिए सबसे पहले हम मानवता की ही बात कर रहे हैं और लगातार जो तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी मानवता की बात कर रहे हैं। कह रहे प्रधानमंत्री ने भी इसको तरजीह दी, एक संदेश एक संकेत देने की कोशिश की कि इस बैठक में आखिर क्या होने वाला है, किसको ज्यादा तरजीह मिलेगी। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें, क्या लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त जो विषय है वो क्लाइमेट चेंज का ही है, और क्या कदम इसके लिए उठाने चाहिए, कैसी सहमति बननी चाहिए? देखिए, जब वो वसुदैव कुटुंबकम की बात कही गई, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो निश्चित रूप से जैसे कि हम मानते हैं कि इकोसिस्टम भेदभाव नहीं करता, न जाति का, न रंग का, न ऊंच नीच का और न अमीरी गरीबी का। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की एक ऐसी चीज है जो ग्लोबली सारी दुनिया में एक समान रूप से एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। अगर हिमालयन स्टेट्स में या हिमालयी राष्ट्रों में कुछ भी गड़बड़ होगी क्लाइमेट में या जलवायु में, तो उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पे पड़ना सुनिश्चित है। उसको आप इस वजह से नहीं रोक सकते कि आप अमीर देश हैं और आप गरीब देश हैं। इसी वजह से एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप जो ECSWG था, उसने ये बात तय की थी कि दुनिया की सारी इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्रफल समुद्र का है, तो क्या समुद्रों का प्रयोग ब्लू इकोनॉमी के लिए किया जा सकता है, या हिमालयी क्षेत्रों की और या विकासशील राष्ट्र जिसमें भारत, नेपाल, भूटान या ये चाइना का कुछ हिस्सा जो आता है, तो उनमें क्लाइमेट
क्लाइमेट को कंजर्व करने के लिए, ग्लोबल इफेक्ट को कम करने के लिए ऐसे राष्ट्रों को G20 में तरजीह दी जाए। और भारत ने ये माना कि अफ्रीका के 40 से अधिक गरीब राष्ट्र जो है, जिनको आने वाले समय में सिर्फ चाइना नहीं बल्कि भारत भी मदद कर सकता है उनके इकोलॉजी एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। इसीलिए उन्होंने जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात कही थी कि अगर जिस राष्ट्र के पास सरप्लस इकोनॉमी है वो क्या ऐसे राष्ट्रों की मदद कर सकता है कि जिनको उस इकोनॉमी की आवश्यकता है जी। तो और इससे एक तभी तो एक कुटुंब की बात आएगी ना, तभी एक परिवार की बात आएगी। अन्यथा तो मुझे लगता है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर सिर्फ गुफा ही रहेगा। यूरोपियन यूनियन के देश और अमेरिकाई देश क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना उत्सर्जित करते हैं उससे सारी दुनिया के देशों के वातावरण पर और उनके मौसमीय कारकों पर इफेक्ट पड़ रहा है। अभी हमने हाल के दिनों में उत्तराखंड में ही देखा कि अनटाइम रेन हो रही है। हाँ। जिस समय कभी बारिश नहीं होती थी उस समय बारिश हुई, और बारिश का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है कि हायर प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक बहुत कम समय में एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अधिक वर्षा का होना, जिसको हम दूसरे रूप में बादल फटना भी कहते हैं। जी। तो अब ये सारी घटनाओं को अभी हिमालय क्षेत्रों में विकास से भी देखा जा रहा है, विकास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे ही दुनिया के पटल पर यूरोपियन यूनियन के देश और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों ने अपने यहाँ जो अंधाधुंध विकास कार्य किया उसका प्रभाव सारी दुनिया में पड़ रहा है। उसका खामियाजा उन राष्ट्रों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने ये गलतियां नहीं की। समुद्र तटीय राष्ट्र है, चाहे वो टापू वाले देश है या अफ्रीका के राष्ट्र है। आप देखें कि फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया था 28 जुलाई 2023 चेन्नई की वर्कशॉप में। फॉरेस्ट फायर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैथानी साहब आप बने रहिए हमारे साथ। जीडीपी के साथ जीईपी ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोडक्ट पे भी बात होनी चाहिए कि एक बांध बनने से कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितना पहाड़, कितना फ्लोरा, कितना फौना को इफेक्ट हुआ, उसकी गिनती नहीं की जाती। ये माना जाता है कि 4 से 44 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना है, उससे इतनी यूनिट बिजली होगी, इतनी नहर से पानी जाएगा, इतना क्यूसेक वाटर, उसी को रिटर्न माना जाता है। लेकिन उसके बदले आपने कितने बड़े इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया पूरे हिमालय में, जिसका प्रभाव यूरोप पे भी पड़ेगा, जिसका प्रभाव अमेरिका पे भी पड़ेगा। बिल्कुल, इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा जाहिर तौर पे। लेकिन प्रोफेसर नीरज जैन जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए इसमें तो G20 में जो है वो UN में वीटो अधिकार रखने वाले 5 देश भी है, तो ऐसे में भारत के लिए कैसे इसको देखा जाए भारत के संदर्भ में? देखिए नेहा जी, मैं तो अभी एक दो पॉइंट जैसे भूल गया और अपने सम्मानित ज्ञानी वक्ताओं को भी बता दूं। देखिए, एक हमारे हिसाब से जो इस वक्त पूरे देश में पूरी दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है उस मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि आए दिन जो पूरी दुनिया के हर देशों में इस प्रकार की चीजें बढ़ रही हैं। दूसरा, जो डॉलर की कीमत बढ़ना हमारे देश की नहीं, हमारे देश को कई देशों की जो है अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रही है उसका एक बड़ा ये कारण है, ये भी इश्यू इसमें होगा। दूसरा, आप ये जानिए, ये मुद्दे तो तमाम होंगे, इसके साथ अब ये देखना है कि हम किस जगह, हम होस्ट करते हुए किस जगह खड़े रहेंगे, हमारी बातों को कितने लोग डिटो करेंगे। तो देखिए ना, हम होस्ट हैं, हम अपनी बात करेंगे, हर आदमी अपनी बात करेगा, हम भी करेंगे, जो कॉमन प्लेटफॉर्म पर सारी बातें एक्सेप्ट तो मानी जाएंगी, लेकिन हम अपने मुद्दों को कितनी मजबूती से उसके सामने रख पाएंगे और इसको मनवा पाएंगे। तो ये बात सही है कि ये चुनौती है, विकास के लिए चल रही है, बैठक G20 की होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारी बातों से कितने देर सहमत होकर क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखिए वहां सब एक दूसरे के विपरीत राष्ट्र इकट्ठा हो रहे हैं। G20 समिट की एक खूबसूरती है कि सारे को सब चीजों को लाके प्लेटफॉर्म पर तो किया है, लेकिन वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है, चाहे वो एक दूसरे देशों के, चाहे सीमाओं को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, वो है। इसमें चीन आप जान नहीं है कि बहुत तेजी से आंखें तोड़ने वाला देश बैठा है, ऐसा नहीं है। तो अब इस वक्त क्या स्थिति होगी,
जब सम्मेलन शुरू होगा तब पता चलेगा। बिल्कुल, सम्मेलन और शुरू होगा तब पता चलेगा क्या स्थिति होगी। बहरहाल जी। वक्त की कमी है सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।